ये सारी बातें बिल्कुल दिख रही है। जिस तरह से शिरसाट ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जैसे संदीप ने कहा, अगर वो पर्सनल लेवल पर दिया है, एक पार्टी का व्यू करके उन्होंने अब नहीं रखा है, तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। मेरे ख्याल से ये तो इनसबऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो पार्टी ने या फिर एकनाथ शिंदे ने उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो कुछ भी शिरसाट ने कहा, वो पार्टी का व्यू नहीं है, वो उनका पर्सनल व्यू है। इसका क्लैरिफिकेशन जितना जल्दी वो देंगे, उतना उतनी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि शायद वो पार्टी की बात ही कर रहे हैं। वो इसलिए कि एनसीपी के साथ में बहुत ही अनईजी रिलेशनशिप शिंदे गुट का तब भी रहा जब वो सरकार में थे, एमबीए की सरकार में थे। तब जाकर मेरे ख्याल से एक बार कहीं किसी एक रैली में उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था शिंदे ने, ये कह के कि शिवसेना के मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, और उनका इशारा जो था वो एनसीपी की तरफ था। इस तरह की बातें भी उस समय सामने आई थी। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर एनसीपी, अजित पवार और उनके बहुत सारे साथी एनसीपी से निकलकर अगर बीजेपी के साथ में आ जाते हैं, तो एकनाथ शिंदे और उनका जो गुट है वो अस्वस्थ हो जाएगा। वो उनके लिए बहुत मुश्किलातें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अगर नई स्थिति जब बनेगी, अगर मान लीजिए कि अजित पवार और उनके साथी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो फिर जो सत्ता में जो भागीदारी है, उसका शिंदे शिंदे जी की जो भागीदारी, उसका क्या होगा? उनके मुख्यमंत्री पद का क्या होगा? क्या अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आना बाकी है, लेकिन स्पेकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। स्पेकुलेशन ये है कि वहाँ 16 जो इनके लोग हैं शिंदे गुट के, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर कोई दूसरा गुट बीजेपी के साथ आ जाए, बीजेपी की जरूरत है, और उसकी तैयारी बीजेपी ने पहले से ही अजित पवार को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। और अजित पवार और उनके कुछ साथी वो भी उताविल है बिल्कुल बीजेपी के साथ आने के लिए। इस तरह की भी स्थिति बनी है, क्योंकि इस तरह की इंडिकेशन तो खुद अजित पवार ने दिए हैं। जिस तरह से वो गायब हो रहे हैं, इधर उधर जाकर छिप रहे हैं, रैलीज में जा रहे हैं लेकिन भाषण नहीं कर रहे कि रैलीज में नहीं जा रहे हैं, तो इंडिकेशन तो खुद अजित पवार खुद दे रहे हैं। अब कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मुझे लगता है वो टेम्पररी एक पॉज है। वो इसलिए कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उसमें 16 लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, उस समय बीजेपी की जो जरूरत है अजित पवार की, वो बहुत ज्यादा एक्यूट हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में अजित पवार बीजेपी के साथ में बार्गेनिंग करने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो मुझे लगता है कि उस समय ये कहेंगे कि मुझे आप मुख्यमंत्री बनाओ तो मैं आपके साथ आता हूं। चाहे भले ही सीबीआई, ईडी, किसका भी कितना भी प्रेशर हो, उस समय अजित पवार का बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और वो अगर मुख्यमंत्री पद वो लेते हैं, तो एकनाथ शिंदे जी जो है उनको जाना पड़ेगा, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा, या फिर जैसा उनकी जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं, वो उनको सरकार से वो निकल जाएंगे उस समय। फिर तो ये सारी जो इतनी अनसर्टेनिटीज है, उसके बीच में पूरी तरह से बीजेपी पर जो प्रेशर आ रहा है कि अभी एकनाथ शिंदे गुट का क्या किया जाए। कल अगर इनके 16 लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो फिर अजीत पवार और उनके जो साथीदार हैं, वो अगर आना चाहते तो उनको इतनी बड़ी तादाद में आना पड़ेगा, ताकि वो जो डिस्क्वालीफाई ना हो वो, और वो बीजेपी के साथ में एक स्टेबल सरकार बनाने में सक्सेसफुल हो। इस तरह का जो प्रेशर बीजेपी पर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पूरी परिस्थिति में बीजेपी जो है सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में आ गई है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली, अगर अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाए और एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने रहे, तो फिर फडणवीस का क्या होगा? ऐसी स्थिति में फिर महाराष्ट्र में तो पवार का एनसीपी का गुट और एकनाथ शिंदे का शिवसेना का गुट, ये जो है, ये मिलाकर सरकार बनाएंगे, तो बीजेपी का एग्जिस्टेंस क्या रहेगा, बीजेपी की आइडेंटिटी क्या रहेगी? तो ये सारे जो सवाल जो है, मेरे ख्याल से बीजेपी ने अपने आप को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। पहले से ही जो कुछ भी उन्होंने इंजीनियरिंग किया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया शिवसेना को तोड़कर, उसके बाद अब स्थिति सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, उसके पर्सपेक्टिव में जो स्थिति बन रही है, उसके बाद बीजेपी की हालत और भी खराब हो गई है।